नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम यूजीसी नेट के लिए उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु का फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमें जितने भी उपन्यास लगे हैं उनकी एक बार फास्ट रिवीजन उनका कर लेना है। देवरानी जेठानी की कहानी को देखते हैं। इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसके पात्र और विद्वानों के कथन और उपन्यास के भी जो महत्वपूर्ण कथन होंगे उनको देखेंगे। देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक है पंडित गौरीदत्त शर्मा और इसका रचना काल है 1870 ईस्वी। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं और यह 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कब प्रकाशित हुआ था, कहाँ से और किस प्रेस से। ठीक है। गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित एक लघु काव्य उपन्यास है, यानी बहुत ही छोटा उपन्यास है। आप लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा, हम यहाँ पर केवल रिवीजन कर रहे हैं। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। ठीक है। पंडित गौरीदत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वह इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे यह भी लिखते हैं, जब हम इसके प्रथम पेज पर पढ़ते हैं इसको, कि मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। तो यह कथन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। इसमें मेरठ के एक बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। वर्ण विषय की बात करते हैं कि आखिर इस उपन्यास में है क्या। तो यह स्त्री शिक्षा के लिए रचित एक लघु उपन्यास है। इसमें साथ ही साथ पुनर्जागरण, देशोन्नति, तत्कालीन समाज में आ रहे बदलाव, विधवा विवाह के प्रति सहानुभूति और बनिया समाज के यथार्थ का चित्रण किया गया है। प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं, क्योंकि पात्रों से संबंधित प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में। सर्वसुख है, जो कि मेरठ का अग्रवाल बनिया है, जिसने अपने पुरुषार्थ से और धन दौलत हाट हवेली खड़ी की। इनकी 4 संतानें हैं, 4 संतानों के पिता हैं यह। आगे है दौलत राम, जो कि लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा है, पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है और इसकी 2 संतानें हैं, कन्हैया और मूलिया। अगला जो पात्र है वह है छोटे लाल, जो कि लाला सर्वसुख का छोटा बेटा है और रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। 2 पुत्र हैं इसके, नन्हे और मोहन, नाम याद रखिएगा। मुलिया और कन्हैया, जो कि दौलत राम के क्रमशः पुत्री और पुत्र हैं। नन्हे और मोहन जो है छोटे लाल के क्रमशः बड़े और छोटे बेटे हैं। ज्ञानो जो है वह जेठानी है, जिसके नाम पर देवरानी जेठानी की कहानी इसका नाम पड़ा है इस उपन्यास का। दौलत राम की पत्नी है और घर की जेठानी यानी बड़ी बहू है। यह अनपढ़ है और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। ठीक है। आनंदी, जो कि देवरानी है। तो एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि देवरानी का क्या नाम था और जेठानी का क्या नाम था। तो जेठानी का नाम है ज्ञानो और आनंदी का नाम है देवरानी। देवरानी का नाम है आनंदी। ठीक है। तो आनंदी जो है वह छोटे लाल की पत्नी है, यानी छोटे बेटी की पत्नी है। व्यवहार कुशल है और विवेकशील स्त्री है। आनंदी सुशिक्षित और गुणवान भी है। पार्वती की बात कर लेते हैं। सर्वसुख की बड़ी बेटी है और इसकी शादी दिल्ली में हुई है। सुखदेई जो है सर्वसुख की छोटी बेटी है। गौड़ पात्रों को देख लेते हैं, क्योंकि गौड़ पात्र भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लाला बुलाकी दास है, सर्वसुख की बिरादरी में मदरसे का नौकर है। मिश्रानी है, सर्वसुख के पुरोहित दिल्ला पांडे की बहू। तनी जो है एक नाई है। डूंगर गरीब बनिया है, जो सर्वसुख का समधी है, यानी कि ज्ञानों का पिता है। राम प्रसाद है सर्वसुख की छोटी बहू का भाई। ज्ञानचंद है सुखदेई का भांजा और तहसीलदार जी हैं आनंदी के पिता। कथासार की बात करें तो इसमें दो राय नहीं कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। लाला सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी ज्ञानू और छोटे बेटे
छोटे लाल की पत्नी आनंदी है। जेठानी बेपड़ी स्त्री है और तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर देवरानी से उसकी खटपट लगी रहती है। छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार है और उसके व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूक आदि की चर्चा भी इस उपन्यास में हुई है। अलगोजी की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित की गई है, क्योंकि अंत में चलकर यह परिवार जो है अलग हो जाता है। जो बड़ा बेटा है वो अलग हो जाता है और जो छोटा बेटा है वो भी अलग हो जाता है, और जो माता पिता हैं वो छोटे बेटे के साथ रहते हैं, यानी छोटी बहू के साथ रहते हैं, देवरानी के साथ। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, यह उपन्यास में भी दिखाया गया है। हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटक रंगों का सुंदर प्रयोग किया गया है। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहां बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान आती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि दौलत राम के हिस्से में कौन सा हिस्सा आता है, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। और दौलत राम क्या करता है, मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है और मकान से जाते वक्त बड़ी बहू यानी कि जेठानी खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। ले जाते समय वहीं पे लड़खड़ा के गिर भी जाती है। जब आप उपन्यास को पढ़ेंगे तो देखेंगे। विशेष बात यह है कि यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि झाड़ फूक की जगह डॉक्टर को दिखाना। आनंदी के पिता द्वारा कहलाया गया है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं है। जब आनंदी घर के इस तरह के माहौल को देखती है तो काफ़ी घबरा जाती है। तो उसके पिता द्वारा कहलाया गया है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं है, सब काम किए जाती हैं। पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है और लोक मुहावरों का भी यथास्थान उचित प्रयोग किया गया है। ठीक है। विद्वानों के कथन की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर गोपाल राय के दो कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये कहते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु है और देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण चेतना से जुड़ी हुई रचना है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं और दूसरा उपन्यास फटाफट देख लेते हैं, परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास है और रचना काल है 1882 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है और आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास भी माना है। उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत, देश संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह, फारसी, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर पुराने लेखों को श्रेय देते हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसको श्रेय देते हैं या किसको, इनमें से किसको श्रेय नहीं देते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित है। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है और डॉक्टर गोपाल राय की मान्यता है कि यह कहानी प्रतीक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। मुख्य पात्रों को देख लेते हैं। मुख्य पात्रों में लाला मदन मोहन है जो कि उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संगति में फंसा रहता है और अंत में जेल जाता है, जहां से एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। लाला, यहाँ लाल नहीं है, लाला है, लाला ब्रजकिशोर, लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र जो उसे हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकल जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से वकील है और समझदार इंसान है। मुंशी चुन्नीलाल जो है यह मदन मोहन का चापलूस मित्र है जो पहले लाला ब्रजकिशोर के यहाँ 10 रुपए की नौकरी करता था। कितने रुपए की करता था? 10 रुपए की। मास्टर शंभू दयाल है यह। ठीक है। लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था और बाद में अपनी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता है। हरकिशोर की बात करें तो लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। गौड़ पात्रों की बात करें तो प्रियमवदा है ब्रजकिशोर की पत्नी, पंडित पुरुषोत्तम दास है मदन मोहन का सभासद एवं
खुशामदी पात्र है, यानी हमेशा खुशामद करता रहता है, चापलूसी करता रहता है। हकीम अहमद है, हुसैन मदन मोहन का सभासद है और स्वार्थी व्यक्ति है। हकीम अहमद हुसैन मदन मोहन का सभासद है और स्वार्थी व्यक्ति है। बाबू बैजनाथ जो है मदन मोहन के सभासद हैं। सुशीला मदन मोहन की पत्नी मानवीय स्वभाव की पारखी और गृह कौशल में दक्ष है। मदन मोहन के पिता व्यावसायिक बुद्धि वाले समझदार व्यक्ति। हरगोविंद निम्न आय वर्ग का परिश्रमी एवं ईमानदार युवक है, पंसारी का लड़का है। लाला हरदयाल है मदन मोहन का प्रिय मित्र। मिस्टर ब्राइट है एक अंग्रेज सौदागर और कांच का व्यापारी। रसल है नील का सौदागर। जगजीवन दास है मदन मोहन का साला। हीरालाल है मुंशी चुन्नीलाल का भाई और आगा हसन जान है तबेले का मालिक। निहालचंद मोदी है, इसने मदन मोहन को कर्ज दिया था। लतीफ़ हुसैन है निहालचंद का वकील। नवल और जुगल जो है ब्रजकिशोर के छोटे भाई हैं और जवाहिर लाल मदन मोहन का लेखाकार है। कथानक की बात कर लेते हैं, शॉर्टकट में इसको भी देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है जो एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है और उसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय करता है। वह युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। उसे आदमी की परख नहीं है। वह अपने सच्चे मित्र लाला ब्रजकिशोर को, जो उसके हर अनुचित कार्यों से पहले उसे टोकता था, उसे दूर कर देता है, जबकि चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ आदि को अपने साथ रखता है और यह सारे अवसरवादी लोग उसके हर अनुचित कार्य पर प्रोत्साहन देते हैं, उसकी खुशामद करते हैं तथा उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इन लालची लोगों द्वारा दी गई गलत सलाहों के कारण लाला मदन मोहन जल्दी ही कर्ज में डूब जाता है। इस समय हर किशोर से उसका बैर हो जाता है। वह सारे लेनदारों को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा कर देता है। विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे कपटी लालची मौका परस्त मित्र उसको उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में उसका सच्चा शिक्षित बुद्धिमान वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर उसका साथ देता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलवाता है और अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह चापलूसी करने वाले मित्रों तथा दुर्व्यसनों से तौबा कर लेता है। खास बात इसमें यह है कि इस उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं और इससे प्रश्न जून के एग्जाम में आया था कि इसमें से कौन सा प्रकरण नहीं है। ठीक है, इस उपन्यास में से 4 नाम दे दिया था और पूछा था कि इसमें से कौन सा प्रकरण नहीं है। तो हमें कुल 41 प्रकरणों के नाम देखने पड़ेंगे। देख लेते हैं। पहला है सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मांस, संगति का फल, मित्र विलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी। इन सभी को आप लोग 1-2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, प्रिय अथवा पिय, सुरा, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पवित्रता, संशय, प्रामाणिकता, हादसे पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य यानी नाउम्मीदी, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रीत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमावधि और पत्र व्यवहार। अब हम उपन्यास से कुछ प्रमुख उदाहरणों को देखेंगे यानी कथनों को देखेंगे। ऐसे आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबको जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पहल पढ़ने वालों का जी कुछ उलझने लगता है और मन उचट जाता है। यह लेखक का कथन है। ठीक है। मिस्टर ब्राइट का कथन है कि बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। ठीक है। लाला हरदयाल का कथन देख लेते हैं।
प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने दुख सुख के साथ प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन सुन कर उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी डबडबाई हुई आंखों के आंसू पुछ जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से नहीं हो सकता। यहाँ पर ये जो हो सकता इस तरह से लिखा हुआ है, यह उसके लिखा हुआ है, यह मिसप्रिंट नहीं है, यह खुद लेखक ने उस प्रकार की वहाँ उस समय की भाषा में इस तरह से ही लिखा हुआ है। ठीक है। अगला कथन है लाला ब्रजकिशोर का। परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। यह लाला ब्रजकिशोर का कथन है। एक और कथन है लाला ब्रजकिशोर का। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत मौजूद हैं। केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलें चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाता, यानी मेहनत करनी पड़ती है। नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। ठीक है। तो ये सभी कथन जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इनको पढ़ना जरूरी है। अगला कथन है देश की उन्नति अवनति का आधार वहाँ के निवासियों की प्रकृति पर है। सब देशों में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के बहुत मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं, उसकी उन्नति होती जाती है, और जिस देश में असावधान और कमकस विशेष होते हैं, उसकी अवनति होती जाती है। हिंदुस्तान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम हैं, और जो है वे द्रव्य की असंगति से अथवा द्रव्यवानों की अज्ञानता से अथवा उपयोगी पदार्थों की अप्राप्ति से अथवा नई नई युक्तियों के अनुभव करने की कठिनाइयों से निरर्थक हो रहे हैं, और उनकी सावधानता बन के फूलों की तरह कुछ उपयोग किए बिना वृथा नष्ट हो जाती है। परंतु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान न हो, यह बात हरगिज नहीं है। यह भी कथन जो है लाला ब्रजकिशोर जी का है। ठीक है। इसमें से छोटे छोटे कथन छाट के दिए जा सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरी लगा दी हैं ताकि आप इसको जब ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो उसमें से थोड़ा सा ही याद हो पाता है। मास्टर सिंभू दयाल का देख लेते हैं कथन। कहते हैं कि मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने से ही दुख होता है। यह कथन इम्पोर्टेंट है। एक और कथन है लाला ब्रजकिशोर का, छोटा सा है। वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्य शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर यह कथन इम्पोर्टेंट हो जाता है, नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मास्टर सिंभू दयाल का एक छोटा सा कथन है कि दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं है, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। ठीक है। लाला ब्रजकिशोर का एक और कथन देखते हैं। आदमी की पहचान जौहरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। यानी चिकड़ी चुपड़ी बातों से नहीं होती, जाहिरी बातों से नहीं होती है, उसके बर्ताव से होती है कि वो कैसा व्यवहार करता है। ठीक है। लाला ब्रजकिशोर के एक और कथन देख लेते हैं। एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ठीक है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है। और मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़ने लिखने वाले से क्या लाभ हुआ। यह भी इम्पोर्टेंट कथन है। आगे देखते हैं। आदत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी अपनी इच्छानुसार काम करा लेती है, धोखा देकर मन पर अधिकार कर लेती है। ठीक है। तो यह भी ब्रजकिशोर जी का है। लाला ब्रजकिशोर के सभी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं होती। तो ये छोटे छोटे कथन जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक और कथन है लाला ब्रजकिशोर का
किसी मनुष्य की रीति भांति सुधारे बिना उससे आगे को काम नहीं लिया जा सकता, परंतु जिन लोगों को सुधारना अपने बुते से बाहर हो, उससे काम काज का संबंध न रखना ही अच्छा है। और जब किसी मनुष्य से ऐसा संबंध न रखा जाए तो उसके सुधारने का बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज्याधिकारियों पर समझकर उससे द्वेष और बैर रखने के बदले उसकी हीन दशा पर करुणा और दया रखनी सज्जनों को विशेष शोभित करती है। तो इस क्लास में इतना ही देखेंगे और कल आगे की क्लास में आगे के 2 और उपन्यासों को देखेंगे। नहीं तो मैं 3 उपन्यासों को शामिल कर दूंगी ताकि जल्दी से रिवीजन आप लोगों का हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।